क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं। बोला गया है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन शहर अब कहाँ स्थित है। तो जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो प्राचीन शहर है वो पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में मौजूद है। तो यहाँ पर सीधा सा ऑप्शन आपका पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये भी आप पर्टिकुलर शहर याद रखना, पंजाब और एक है सिंध, दोनों ही शहर में स्थित है। पंजाब और सिंध पाकिस्तान का, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है और इंडिया का भी एक पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है सिंधु घाटी के लोग किस जानवर को शक्ति का प्रतीक मानते थे। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो बैल को, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, बुल को शक्ति का प्रतीक मानते थे। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। चोल शासक किस धर्म का पालन करता था। तो चोल जो शासक है वो शैव धर्म का पालन करता था, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। और शिव जो चोल शासक थे, इन्होंने शिव के अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। ज़्यादातर जो शिव के निर्माण जो मंदिर थे उनका जो निर्माण कराया था वो चोल शासक के द्वारा ही कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस शासक ने 15 वर्ष वनवास में बिताए। तो वनवास में जो 15 साल जो बिताए हैं वो था शासक आपका हुमायूं, ऑप्शन नंबर ए। तो 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। तो जब ये दोनों युद्ध में 1539 में चौसा युद्ध, तो आप ये दोनों याद रखना, 1539 का और 1540। 1539 में हुआ था चौसा में, चौसा का युद्ध के नाम से इसको जानते हैं। और 1540 में हुआ था कन्नौज के अंदर, तो कन्नौज के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है, कन्नौज। तो 1540 के बाद हुमायूं चला गया था, इंडिया छोड़कर भाग गया था, और फिर वापस 1555 के अंदर आया था, 15 साल के बाद, और फिर से उसने शेरशाह को हराया था और फिर वापस गद्दी प्राप्त कर ली थी। इस तरीके से ये 15 साल उन्होंने कहीं इधर उधर भटक के वनवास में बिताए थे, मतलब छुपकर। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलते हैं। बोला गया काली कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 140 में से 123 लोगों की कमरे में बंद होने से मौत हो गई थी। तो ये घटना कहाँ हुई थी। तो ये घटना हुई थी आपकी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। काल कोठरी को अंधकूप हत्या के नाम से भी जानते हैं, अंधकूप हत्या। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलते हैं। ऑक्टास स्केल का प्रयोग किस माप के लिए किया जाता है। तो ऑक्टास स्केल का उपयोग बादल के फटने की मात्रा के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए काली मिट्टी का सर्वाधिक उपयोगी है। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये है आपका कपास के लिए, ऑप्शन नंबर ए। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर। जो काली मिट्टी है इसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कपास के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी आता है, काली कपास मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं। यदि ग्रीनविच में समय प्रातः 10 बजे हैं तो भारत में कितना बजेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भारत में उस टाइम कितना टाइम हुआ होगा या कितना बजेगा। तो उस टाइम जो भारत में बजेंगे वो बजेंगे दोपहर के 2:30 बजे, सॉरी 2:30 बोला मैंने, 3:30 बजे।
क्योंकि ग्रीनविच GMT से ग्रीनविच जो आपका टाइम है और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, वो प्लस 5.5 घंटे हैं। मान के चलो अगर वहाँ 10 बजेंगे तो इंडिया में 5.5 घंटे एक्स्ट्रा हो रहे होंगे। जब 10 के आगे लगाओगे 11, 12, 1, 2, 3, तो ये तो होगा 3 तक होगा 5 घंटे, और आधा घंटा और जोड़ के चलेंगे तो 3.5 घंटे हो जाएंगे। तो इंडिया में 5.5 घंटे आगे चलते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में बोला गया है पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षा की सतह से कितनी झुकी हुई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा बी, 66 डिग्री झुकी हुई है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है लगभग। तो 66.5 का मतलब 66 ही हो जाता है। कोण पृथ्वी की धुरी पृथ्वी के कक्षीय तल के संबंध में झुकी हुई है, जिसके झुकाव के रूप में जाना जाता है। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के तल से पृथ्वी की धुरी का झुकाव 23.5 डिग्री है। तो 23.5 डिग्री क्या होता है वो भी आप ध्यान में रखना कि सूर्य के चारों ओर से अपनी कक्षा के तल से पृथ्वी की जो धुरी का झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। एक वर्ष में कौन सी 2 तिथियां हैं जब पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। तो ऐसी 2 ही तिथि हैं, और ये जो तिथि हैं वो हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 21 जून को दक्षिणी ध्रुव सूर्य से सर्वाधिक दूर, मतलब सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है 21 जून को, और इसीलिए इस दिन सबसे बड़ा दिन भी होता है। तो आप ये भी याद रखना कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 121, कौन सा अधिनियम व संशोधन संसद में दल बदल को प्रतिबंधित करता है, मतलब बैंड करता है एक तरीके से। तो ये आपका संविधान में 52वां संशोधन था जो इसको बैंड कर देता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 122, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा सदस्य भाग ले सकते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदन, वो भी निर्वाचित हुए हुए सदन जो होते हैं, वो दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, इनको संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग जो होता है, जिसका जिक्र संविधान के 61, 124, 4, 5 और 217 और 218 में मिलता है। इन अनुच्छेद में मिलता है इनका जिक्र। 61, 124 का 4 और 5, 217 और 218। और जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होएगा वो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, मतलब 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए इसको हटाने के लिए दोनों सदनों से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा इसका। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है इलेक्टोरल को कॉलेज करता है, मतलब जनता के वोट से चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वही वोट देते हैं। जो जनता वोट देती हैं और उनसे जो प्रतिनिधि चुन कर आते हैं और वो संसद में बैठते हैं, वो वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में जनता चुनती है, डायरेक्टली वे में नहीं, तो इसलिए अप्रत्यक्ष बोला गया यहाँ पे। सॉलिसिटर क्वेश्चन नंबर 125 में बोला गया है सॉलिसिटर जनरल की जिम्मेदारियाँ क्या हैं। तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो एक न्यायिक सलाहकार होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है।
सरकार के फैसलों में एक न्यायिक सलाहकार होता है ये। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलते हैं। बंधुआ मजदूरी प्रणाली एक्ट को कब अधिनियम किया गया था? तो बंधुआ मजदूरी एक्ट जो था 1976 में आया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 127 की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है? तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसकी करेंसी मतलब नोट जो जारी करते हैं वो भी जिम्मेदारी है। मुद्रा योजना बनाना भी इसकी जिम्मेदारी है। भारत में सभी बैंकों को नियंत्रित करना ये भी इसकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी तीनों इसकी जिम्मेदारियां हैं। और भी जिम्मेदारी हैं लेकिन हाँ 3 ऑप्शन हैं आपके, तो तीनों ही सही है। अच्छा, तो आरबीआई के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आरबीआई जो आया था वो 1 अप्रैल 1935 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया था। तो ये आप डाटा ये वाला इसकी डेट का याद रखना है, 1 अप्रैल 1935। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलते हैं। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन का परीक्षण किया जा सकता है। तो इन्फ्लेशन का जो परीक्षण है वो पैसों की आपूर्ति में वृद्धि से होता है। मतलब जब पैसा मार्केट में ज़्यादा आ जाएगा तो तब महंगाई बढ़ जाएगी। इसका सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन में देता हूँ। मान के चलो आपके पास भी ज़्यादा पैसा आ गया और मेरे पास भी ज़्यादा पैसा आ गया और मार्केट में आपको 1 किलो प्याज लेनी है। तो जब ज़्यादा पैसा होगा तो और मार्केट में 1 किलो प्याज है तो ज़्यादा पैसे आप देने के लिए रेडी हो जाएंगे क्योंकि आपको प्याज लेनी है और मैं भी रेडी हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पैसा बढ़ने से महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा मतलब जब डिमांड बढ़ जाएगी पैसों की तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पैसों की आपूर्ति में वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलते हैं। 1947 में हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी थी? तो ये आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन सरासर अपने आप में गलत क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि 300 करोड़ तो अब भी नहीं है और सबसे छोटा ऑप्शन 300 करोड़ ही है। अब भी 132 करोड़ के लगभग है। 1947 में जो जनसंख्या थी वो थी लगभग 33 करोड़। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका, लेकिन इनमें से कोई है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक भी ऑप्शन करेक्ट ना हो या क्वेश्चन ही गलत हो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अटैम्प्ट के ही मार्क्स मिलते हैं। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेगा उसको मार्क्स मिल जाएंगे, जो अटैम्प्ट नहीं करेगा तो उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है उसको अटैम्प्ट ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप कोई भी ऑप्शन लगाएं। लेकिन ऑप्शन ऐसे लगाना है जो नियर बाय हो, मतलब जो आंसर के बिल्कुल करीब हो। अब यहाँ पर तो कोई नियर बाय था ही नहीं, इसलिए बेहतर ये था कि कोई भी ऑप्शन आप लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 130 जो कि आज का इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने ये चुनाव, जो नॉर्मल चुनाव जो थे उसमें इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था। और इस नारे का जो यूज़ आया पंचवर्षीय योजना में हुआ था। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुई थी ये भी याद होना चाहिए। तो ये हुई थी 1974 से 1979 तक, 1974 टू 1979 तक ये चली थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में मतलब 5वीं में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। तो ये थे हमारे इस पार्ट में क्वेश्चन। आगे वाले पार्ट में हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।